नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समावेश भारत में। जिस चैनल पे हम लोग विभिन्न राजनीतिक तथा रक्षा संबंधित विषयों पर चर्चा अक्सर हम लोग करते रहते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट। चाइना ताइवान के बीच जो तनाव आजकल चल रहा है, आप सभी को पता है। उस तनाव को लेकर क्या उसके ऐतिहासिक मामले रहे हैं, क्या इतिहास में उसके कारण रहे हैं, उसके पीछे के कारणों को हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं मिस्टर जोशी जी। जोशी नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। अभी हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये तो चल रहा है, चलो ठीक है, समझ में आता है, दिखता है सबको, क्योंकि सभी इसी जनरेशन के हैं। चाइना से काफ़ी समय से अवेयर हैं, चाइना टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, चाइना सैन्य ताकत भी बहुत बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना और ताइवान का जो रिश्ता जो रहा है, क्योंकि कोई भी बीज एकदम से नहीं पनपता है, तो ये जो कारण रहे हैं, ये कहाँ से शुरुआत हुई है या किस तरह से ये कारण जो है एक विवाद का रूप लेके, विस्फोट का रूप लेके आज सामने सबके पूरे विश्व के सामने आ गए हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, कारण क्या है? जी सिंह साहब, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जो चाइना है असल में एक बहुत बड़ी कंट्री है जी, बहुत बड़ा देश है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी बड़ा देश है जी, बहुत बड़ा बाजार है। अब और उसके अगर आप सामने ताइवान को देखें तो ताइवान कुछ ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और दोनों ही देश आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके लैंड विवाद है, जैसे कि आप कहते हैं चाइना हमेशा ही जो ताइवान है उसको अपना हिस्सा मानता है। वो कहता है कि जो चाइना है, जो आपका ताइवान है, वो उसका हिस्सा है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्योंकि बिना कारण के तो कोई भी किसी बात को नहीं बोलेगा। तो इसके लिए हमको इतिहास की तरफ जाना होगा थोड़ा, क्योंकि इतिहास में ही इन सब चीज़ों की वजह छुपी हुई है। तो जो मेन वजह है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि हम कहेंगे शुरुआत होती है 1644 के टाइम से। ये उस वक्त एक साम्राज्य चाइना में स्टार्ट हुआ, जिसे हम क्विंग डायनेस्टी या फिर चिंग साम्राज्य बोलते हैं। तो 1644 के टाइम पे ये साम्राज्य शुरुआत होता है, यानी स्थापित होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है चाइना का विस्तार करता है, यानी कि चाइना की जो टेरिटरी है उसको बढ़ाता है। अब बढ़ाता है तो इसकी टेरिटरी आपकी मंगोलिया, तिब्बत और भी कई हिस्से, साथ ही ताइवान और काफ़ी देशों तक, जो आज के टाइम पे देश हैं, उन तक इसकी टेरिटरी पहुंच जाती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो वन चाइना, जो एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा जो चाइना था, एक चाइना, उसकी जो एक सोच जो पनपी, ये उस समय पनपी, यानी कि क्विंग डायनेस्टी के टाइम से। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, समय आता है वर्ष 1895 का। 1895 के समय चाइना और जापान के बीच में एक वॉर होती है। उस वॉर में जापान चाइना को हरा देता है, यानी क्विंग डायनेस्टी को हरा देता है। क्विंग डायनेस्टी को हराने के बाद एक संधि के तहत जो ताइवान द्वीप है, तो इस आइलैंड को जापान को सौंप दिया जाता है। अब जो आपका ताइवान है वो क्या हो जाता है, टेरिटरी बन गई इसकी, जापान की। तो जापान की टेरिटरी बन गई। 1895 से लेकर नेक्स्ट 1945 तक इस पे जापान का कब्जा है। 1911 के समय में आपका चाइना में होती है क्रांति। उस क्रांति में क्विंग डायनेस्टी का एंड होता है, यानी उसकी समाप्ति होती है, और वहां पर आता है आपका नेशनलिस्ट पार्टी का रूल। जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी है उसका रूल स्टार्ट होता है। तो वो रखती है चाइना का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उस वक्त जो चाइना का नाम जो रखा जाता है वो रखा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब कॉलोनी जो ताइवान है अभी भी इसकी जापान की कॉलोनी है, और जो चाइना है मेन लैंड चाइना, वहां पे रूल है रिपब्लिक ऑफ चाइना का। ठीक है। अब समय थोड़ा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान की हार होती है। हार के बाद एक संधि के तहत जो ताइवान वाला जो द्वीप है उसको सौंप दिया जाता है, उसकी जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना
जो उसका ओनर तो नहीं कह सकते, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है वहाँ का, लेकिन कॉलोनी अभी भी जापान की ही है। ठीक है, अब ये चीजें चल रही हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसी समय क्या होता है, यूएन में जो आप कहते हैं ना कि यूएन की स्थापना होती है, उस टाइम पे यूएन की स्थापना हुई तो उसमें पांच देश जो हैं आपके मुख्य सदस्य होते हैं। जो मुख्य सदस्य हैं उसी में एक आपका ब्रिटेन है, या आपका यूएसए है, आपका सोवियत यूनियन, रिपब्लिक ऑफ चाइना और फ्रांस। ये 5 देश आपके उस वक्त सदस्य बनते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे समय का पहिया चलता है और 1949 आता है। 1949 में होती है चाइना की सिविल वॉर। चाइना की सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, माओ से तुंग, उनके नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो नेशनलिस्ट पार्टी को खदेड़ देती है देश से, और वो जाके शिफ्ट हो जाते हैं ताइवान में। ठीक है, तो जैसे नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब ताइवान में, अब उसके बाद बात आती है दोनों ही देश अपने आप को चाइना घोषित करते हैं, यानी मेनलैंड चाइना और ताइवान वाला हिस्सा चाइना, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना से हट गया है, यानी वो पहुंच गया ताइवान में। जो ताइवान द्वीप है अब वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जो मेनलैंड चाइना है उसने अपना नाम रख लिया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो अब जब बात आती है 1951 में, 1951 में सैन फ्रांसिस्को की ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा अधिकार जो है ताइवान का सौंपना होता है जापान को, चाइना को। तो इस तरीके से जो जापान है वो अपना अधिकार उसमें छोड़ देता है। लेकिन वहां पे एक बड़ा खेल होता है, जापान ये डिक्लेयर नहीं करता कि मैंने किसको ये शासन सौंपा है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को दिया है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को दिया। तो इस वजह से मेन कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। तो ये क्या है कि आपका जापान ने जब छोड़ा तो वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी, और जिस वक्त दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी थी उस वक्त भी कौन था, रिपब्लिक ऑफ चाइना की उसका जो है सरकार चला रहा था। तो इस आधार पे रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है कि इस ताइवान पे हमारा अधिकार है, यानी कि ये चाइना है, मेन चाइना ये है, और जो वो हिस्सा है वो हमारा है, जो मेनलैंड चाइना है वो हमारा है। यानी कि ताइवान बोलता है कि मेनलैंड चाइना मेरा है, यानी वन चाइना दोनों बात करते हैं। वन चाइना की बात ताइवान भी करता है, और वन चाइना की बात चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी करता है। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होगा। ओके, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ये बोलता है कि नेशनलिस्ट जो पार्टी है जो कि ताइवान पे रूल कर रही है उसका शासन होगा। अभी जो है वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल है इस टाइम पे, लेकिन जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जब ये दोनों देश अलग होते हैं, तो उस टाइम पे वहां पे नेशनलिस्ट पार्टी का रूल हुआ करता था। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ बनती गई। उसके बाद बारी आती है 1971 में। 1971 तक ऑफिशियली नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना यूएन का सदस्य था। 1971 तक, हाँ जी, 1971 में अमेरिका या फिर यूएन आपस में मंत्रणा करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अथॉरिटी देते हैं कि ये यूएन का परमानेंट सदस्य है, यानी कि नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना विल नॉट बी अ पार्ट। अब कौन है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका पार्ट बन गया, यानी कि परमानेंट सदस्य जो कि नेशनल रिपब्लिक ऑफ चाइना था अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। अब उसका रीजन भी समझ में आना चाहिए। इसके पीछे कुछ व्यापारिक कारण थे, जो कि अमेरिका के विषय में तो आप जानते ही हैं कि उसका हमेशा से ही एक व्यापारिक फायदा वो देखता है, व्यापारिक फायदे के हिसाब से ही वो चलता है। तो जो चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसकी पॉपुलेशन थी 60 करोड़ उस वक्त में, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसकी पॉपुलेशन थी 1 करोड़, 1 करोड़, उस हिसाब से एक व्यापारिक रूप से देखा जाए, कंज्यूमर देखा जाए, या फिर हमारा जो एक नंबर ऑफ कंज्यूमर जहां पर होगा ज्यादा, या जहां पे मुझे मैन पावर ज्यादा मिलेगी, मैं उसकी तरफ ज्यादा ट्रेड हो जाऊंगा, मेरा झुकाव उस तरफ ज्यादा रहेगा जो पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है। ये एक जनरल सी पॉलिसी है जो कि इजीली समझ में आती है। तो इसी लालच की वजह से जो रिचर्ड निक्सन जो वहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने
जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी जगह पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया यूएन में। और धीरे धीरे फिर दोनों ही देश सदस्य हो गए यूएन के, एक परमानेंट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ मेंबर रहा। लेकिन 1979 में उसको उस जो सदस्यता थी उससे भी बाहर कर दिया गया। तो ये सभी जो है एक ऐतिहासिक विषय है, ऐतिहासिक कारण है जिनकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। दोनों ही देश आपस को एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरा पार्ट ये है, वो बोलता है नहीं ये मेरा पार्ट है। रियल चाइना की लड़ाई है। असल में असल चाइना कौन है, तो यही चीज है। अब मैं चाहूंगा कि आप उसकी जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है थोड़ा उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। एक्चुअली करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो चाइना में बहुत सारे अभी विरोधाभास उनके खुद के देश में चल रहे हैं अभी, क्योंकि कई सारी अभी जो उनके तत्कालीन जो राष्ट्रपति जी हैं मिस्टर शी जिनपिंग जी की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी रही हैं जो कि जनता के पक्ष में नहीं रही। बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कमी आई है, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी जो उन्होंने लागू की है, उसके तहत लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं जब से जो है लॉकडाउन उनके मोस्टली शहरों में लगा हुआ है, जिस वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगभग कंपनियां सभी बंद हो चुकी हैं। लोग बेरोजगार हैं, कंपनियां चल नहीं रही हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत स्लो हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। कंपनियां मूव कर रही हैं चाइना से अदर कंट्रीज के, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी विरोधाभास है सरकार के प्रति। तो इंटरनल विरोधाभास पे होते हुए शी जिनपिंग जी का ये इतिहास रहा है कि वो जब भी कहीं अंदरूनी मामले में घुसते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों को जो है सैन्य रूप से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, जिससे कि जनता में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो और उस राष्ट्रवाद की भावना के तहत वो जो है अपनी सीट पर बने रहे। अभी क्या है कि जब ये चीज हुई, अभी रिसोर्सेस की लड़ाई तो काफी समय से चल ही रही है। साउथ चाइना सी पे चाइना अपना पूरा कब्जा जमाना चाहता है और हक जमाता भी है। वो इस बात को जताता है कि साउथ चाइना सी कंप्लीट मेरा है। उसके बाद ताइवान को आप इस तरह से मत समझिए कि मैं ताइवान को एकदम कब्जा लूँ या बहुत बड़ी चीज है। ताइवान इज नॉट अ बिग थिंग। जी, इसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि हम अगर इतिहास की बात करें, चाइना और ताइवान पे इसी वजह से कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि समुद्र बीच में था जी। बस उसकी उस वक्त समुद्री ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ताइवान पे सीधा कब्जा कर सके। तो ताइवान की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि जिनपिंग जो है ताइवान को हड़पना या हथियाना चाहता है। लैंड की तो जरूरत है नहीं, समुद्र है, समुद्र के बाद लैंड, इतनी बड़ी बात नहीं है। असल में क्या है, ताइवान के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस ताइवान की टेक्नोलॉजी, ताइवान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ताइवान सबसे बड़ी चीज़ है ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उस पर एकाधिकार स्थापित कर। अब उस चीज़ के लिए इन्होंने हक तो ये जमाते हैं, लेकिन उस देखिए दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो सब रिसोर्सेस के पीछे होती है। अब रिसोर्सेस अगर कहीं पे हैं तो एक ही देश तो हाथ मारेगा नहीं, बहुत सारे देश उसके जो है लालच में रहेंगे। उसी तरह से चाइना जो है एक नंबर पे लगा हुआ है उस रिसोर्सेस को पाने में। अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, यूरोप के और भी बहुत सारे देश। अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी जो उनकी स्पीकर रही हैं, उनका एक दौरा करवाया। ये दौरा कहने को तो दौरा था, लेकिन ये इसके पीछे काफी एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने जो है चीजें स्टार्ट की और आज अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो जहाँ तक हमारे रिसोर्सेस की जानकारी है कि जापान का भी एक डेलीगेशन ताइवान में आ चुका है। उसके अगेंस्ट में चाइना ने जो है पिछले कुछ दिनों से जो है वॉर ड्रिल स्टार्ट की हुई है, जिसको लाइव ड्रिल का नाम उन्होंने दिया हुआ है। हालांकि चाइना लगा तो बहुत रहा है इनको, पर असल सिचुएशन अगर हम देखें तो चाइना की इतनी बस की नहीं है कि वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से जो है अकेले मुकाबला कर पाए। चाइना ये कोशिश तो पूरी करेगा कि मैं लड़ूं या, लेकिन लड़ाई कभी करेगा नहीं, क्योंकि अगर गलती से लड़ाई होती भी है
तो नुकसान तो देखो सबका होगा, लड़ाई में कभी फायदा नहीं होता। लेकिन चाइना का जो इकोनॉमिकल पार्ट है वो 70% लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि चाइना का जो मेन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग, और मोस्टली वो एक्सपोर्ट पे ही जी। और मैन्युफैक्चरिंग उसकी सारी जो है वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज जो चाइना में स्टेब्लिश्ड हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिससे उनका एक्सपोर्ट्स वगैरह होता है, और उसी एक्सपोर्ट्स के दम पे चाइना ने अपनी इकोनॉमी खड़ी की हुई है। और एक बार को अगर थोड़ा सा भी झटका उसकी इकोनॉमी को लगता है तो चाइना को समझने में बहुत समय लगता है। तो चाइना गलती से भी ऐसी भूल नहीं करेगा कि वो लड़ाई करे, लेकिन अगर हो भी गई तो फिर इसके परिणाम चाइना को भी बहुत बुरी तरह भुगतने पड़े। तो आपको सही मायने में अगर बताया जाए तो चाइना कभी, मुझे नहीं लगता कि इस बात में एक्चुअली मैं भी सोचता हूँ जैसे ना कि जो एक युद्ध होते हैं इनके दूरगामी परिणाम होते हैं, और ना सिर्फ वो देश, साथ में अन्य देश भी उसमें पिसते हैं सर, और देशों पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। युद्धों का आप अगर वर्णन करें तो आप जो अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध आपने जरूर, रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन की कोशिश की और 6 महीने हो गए अभी तक उनका युद्ध कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन उस युद्ध के परिणाम अगले दिन से ही पूरे विश्व पे जो है दिखने शुरू हो गए, जिसके नतीजतन आज पूरी दुनिया में महंगाई 25% तक पहुंच चुकी है। भारत में भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। कुछ राजनीतिक हस्तक्षेपों की वजह से जो है महंगाई को कुछ कंट्रोल किया गया है यहाँ पे, परंतु महंगाई जो है पूरी दुनिया में ये वैश्विक है। असल में ये वैश्विक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक पर्टिकुलर देश में हो रहा है। असल में एक समय था जब कोई भी देश पूरी दुनिया से इस तरह से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन आज आधुनिकता का समय है। हर देश के साथ जो है कनेक्टेड है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है कि गलती से एक भी चेन टूटी तो प्रॉपर पूरा का पूरा चेन जो है सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा खराब है। उसके परिणाम हम आज भुगत रहे हैं, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, चाइना ताइवान का युद्ध का रूप लेता है, तो इसके परिणाम भी हमको आगे भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। फिर बहुत सारे लोग जो है वर्ल्ड वार की तो सिचुएशन हम नहीं कह सकते। एक्चुअल में न्यूज आप देखें और बहुत सारी बातें करें तो वो तो न्यूज चैनल अगर हम देखते हैं तो हर दिन में जो है आपका इतना होगा नहीं, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको, कितना ही रिसोर्सेज की लड़ाई हो लेकिन हर व्यक्ति अपना फायदा लेता है, हर देश अपना फायदा लेता है, तो नुकसान नहीं कराना चाहेगा। क्योंकि एक गोली चलाने का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी कम से कम जो है 30% डाउन जाना है, और आज का जो दौर है वो इकोनॉमी का ही दौर है। वैसे हम ये देख सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे हम मिडिल ईस्ट के हालात देख सकते हैं, सीरिया, यमन, इन देशों के हालात देख सकते हैं, ये इराक, इन देशों के हालात हम ये देख के पता चलता है कि ये जो देश जो आप आज से लगभग 20-25 साल पहले देखते आधुनिकता में बहुत ज्यादा आगे और संपन्न देश हुआ करते थे, और आज गरीबी चरम पर है। बिल्कुल, लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। बिल्कुल, उसका कारण यही रहा कि वहाँ पर कई सारी जो है सैन्य गतिविधियां जो है रही वहाँ पर, और उसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो चाइना मुझे जितना लगता है, क्योंकि देखिए चाइना ने 40 साल की मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया, और 40 साल की मेहनत बर्बाद करना कोई नहीं चाहेगा। हाँ, छोटा मोटा थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट उस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वहाँ फ्रंट पे जो सामने है वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड है, और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से भिड़ना बहुत ज्यादा कठिन है। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध इस स्तर पे चलेगा। हाँ, तनाव बना रहेगा और युद्ध की स्थितियां प्रतिपल बनी रहेगी। ये हम लगभग काफी पुराने समय से ही देख रहे हैं कि तनाव तो हमेशा बना रहता है, हमेशा किसी न किसी देश के साथ। अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहते हैं, आप चाहे नॉर्थ कोरिया की बात लें और या चाहे आप किसी और अन्य टर्की की बात लें, तो इनके साथ एक तरीके से आप देखिए कि एक तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, लेकिन युद्ध तक कभी बात नहीं गई है। इतना भी हमने देखा है। आप रशिया की बात करें, आप रशिया में भी सेम है, वो सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं घुड़की दे रहा है अमेरिका, और चीजें अपनी जगह पे ही हैं। सर, जो चीज स्टेब्लिश है वो स्टेब्लिश है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप, लेकिन आपने अपना फायदे के साथ वर्ल्ड में जितनी भी चीजें चलती हैं वो बिजनेस पे चलती हैं। आप
आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि वॉर इज ऑल्सो अ बिजनेस, बहुत बड़ा व्यापार है। तो इस विषय पे हम ना जाएं तो बेटर है, इस पे कभी और लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट का कंक्लूजन हमसे मांगे तो वो ये है कि बहुत बड़ी वॉर नहीं हो गई। जैसे आपने देखा होगा गलवान को तो नहीं लेते, हम डोकलाम की बात करते हैं। चाइना डोकलाम पे डटा रहा, उसके बाद भारत ने भी अपना पूरी प्रतिक्रिया वहां पे दिखाई, सेना डटी रही और एक समय ऐसा आया कि चाइना को पीछे हटना पड़ा। तो कारण यही है कि आप भी एक न्यूक्लियर पावर है और वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस होता है। डिटरेंस तक तो ठीक है, लेकिन इस चीज को अभी आप भूल जाइए कि इसका यूज कहीं पे होगा या नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। तो सैन्य पावर आपकी इकोनॉमी को सुरक्षा देने के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे भी आप जाके जो है। वैसे भी हम कोई मध्यकाल में तो जी नहीं रहे, नहीं। हम जो है युद्ध से ही कोई चीज जीतेंगे। दूसरा जोशी जी, आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि समय समय पे हर दौर में वॉरफेयर के जो तरीके होते हैं वो चेंज होते हैं। एक समय था जब टैक्टिकल वॉरफेयर इस्तेमाल हुआ करता था, अब समय टैक्टिकल वॉरफेयर का नहीं है। आमने सामने सेना आ जाए, गोली चल जाए, ये वॉरफेयर का समय अब नहीं है। अब टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और बहुत सारी चीजें हैं, लोग उससे जीतते हैं। इकोनॉमिकल वॉरफेयर है, तो अब टैक्टिकल वॉरफेयर अब हम नहीं इस्तेमाल ज्यादा, बहुत रेयर ही होता है। और अब जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन जैसी, आप ह्यूमन राइट्स जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी चीजें, तो वो सभी चीजें उस पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन भी लगाती हैं। जी बिल्कुल। और एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम कभी भी नहीं चाहिए कि एक ह्यूमन की जान जाए या बहुत ज्यादा हद तक लड़ाइया जाए कि उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होने लगे। जी। देखिए, चाइना की अगर बात करें तो चाइना ताइवान पे हमला करता है। चाइना ताइवान को अपना बोलता है, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ऐसा वो बोलता है। तो वो अपने ही लोगों पे मिसाइलें कैसे चला सकता है? सही बात है। आप ये सोचिए कि अगर उसने अपने ही लोगों पे मिसाइलें चलवा दी, टैंक चलवा दिए, तो क्या जो मेन लैंड चाइना है, क्या वहां पर विद्रोह नहीं होंगे? बहुत सारी चीज है एंसेस्ट्री वाइज अगर हम बात करें तो सबके पूर्वज तो एक ही हैं। तो वही चीज है कि हर चीज एज्यूम नहीं की जा सकती। आप मीडिया में देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो है आपको मिलेंगी, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तनातनी चलती रहती है, विश्व में बहुत जगह तनातनी चलती रहती है। इस तरह की तनातनी का मतलब ये नहीं है कि वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर हो गया। ये हमने देखा है, इतिहास भी देखा हुआ है, बड़ी बड़ी तनातनियों के बाद भी दोबारा से एका हुआ है। आप जर्मनी का एग्जांपल ले सकते हैं ना। बिल्कुल, जर्मनी का एका हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल। और एक समय दोनों ही जो जर्मनी के पार्ट थे वो इस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन थे। बर्लिन की दीवार दोनों के बीच में चिन दी गई थी, बाद में उस दीवार को तोड़ा गया और आज जर्मनी एक है और खुशहाल है। बिल्कुल। तो इसको हम कभी परमानेंट नहीं कह सकते और इन चीजों में बहुत ज्यादा परेशान होने का जो मतलब आप अभी, मैं पिछले दिनों कुछ देख रहा था मीडिया में ही, मेरे एक मित्र भी हैं ताइवान में, तो वो मुझे बता रहे थे यहाँ सारी लाइफ नॉर्मल है। चाइना की वॉर ड्रिल चल रही है, लाइफ ड्रिल का उसका नाम दिया है उसने। उसके बाद भी ताइवान में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और व्यक्ति ऑफिस जा रहे हैं, सबके व्यापार, सब कुछ नॉर्मल है, पूरी लाइफ नॉर्मल है। तो आप और हमको जितना हाइप बना के जो थोड़ा सा दिखाया जाता है, उस पर हम ना जाके चीजों के फैक्ट पे अगर हम असल में हमारे ना मीडिया का दोष है, जो ये मीडिया कुछ चीजों को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाता है कि ऐसा डर पैदा कर देता है कि हमें लगता है कि आज ही युद्ध हो गया, आज ही जीवन समाप्त हो गया, अब आगे जाके कुछ नहीं बचने वाला। तो उसकी गहराई में जो कारण है, उन चीजों को समझे, फैक्ट को समझे, तो हमें चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। दुनिया ऐसे नहीं चलती, ऐसा चलती तो चंगेज खान वाला मामला होता, वो तो सीधे पूरा तलवार लेके निकले, तोप लेके निकले और अमेरिका तो B2 बम्बर लेके निकलता, पूरी दुनिया में गिराता रहता और ऐसा नहीं होता है। अब चीजें चलती हैं व्यापार पे और रिसोर्सेस। दुनिया रिसोर्सेस और व्यापार पे चलती है। वो व्यापार कुछ भी हो सकता है। मैं मानता हूँ कि युद्ध जो है खुद एक व्यापार है, उसमें हथियार वगैरह का पूरा व्यापार रहता है, लेकिन व्यापार पे ही चलता है। इतना हम इस चीज को ना लें, क्योंकि चाइना खुद में एक पावर है, वो अपनी पावर खोना नहीं चाहता। और ये सच है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो चाइना 70% जुड़ा हुआ। आज वैसे भी हम अगर इकोनॉमिकली देखें, चाइना इज मोर साउंड देन अमेरिका।
ऑब्वियसली बात है सर। आज के टाइम पे अमेरिका से ज्यादा इकोनॉमिक हैसियत रखता है अमेरिका का चाइना से विरोध करने का कारण ही यही है, क्योंकि दुनिया में डोमिनेंस अमेरिका की खोती जा रही है। अमेरिका अपनी कई सारी नीतियों के कारण दुनिया में अपनी डोमिनेंस खोता जा रहा है। उस डोमिनेंस खोने की वजह से वो अभी तक तो रशिया को अपना सबसे टक्कर दुश्मन समझता था, लेकिन अब उसने जो है नंबर 1 पे चाइना को लिया है, जिसके लिए वो इंडिया का भी यूज करता है। वो ठीक है, वो पॉलिसीज उनकी पॉलिटिकल है, उसके हम विषय पे नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर कहें कि युद्ध जैसी चीजें स्थितियां हो, युद्ध हो जाए और इसके बहुत लंबे परिणाम हो, तो ये सब नहीं होगा। इस चीज को आप मोस्टली जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी इकोनॉमिकली होंगी, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन होंगी। इस चीज को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ चाइना का जो टोटल व्यापार है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, और वेस्टर्न वर्ल्ड अगर चाइना का एंटी होता है, विरोध में आता है, तो उसके व्यापार को यदि वो बैन लगाता है तो चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो चाइना ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आपने देखा रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, उसके पास $570 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसके बाद भी वो उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहा है। कल को अगर मान लो इस तरह की कोई घटना होती है, चाइना इस तरह का कोई इंटरटेन करता है ताइवान के साथ, और स्विफ्ट पे अगर बैन अमेरिका लगा देता है, तो आप ये समझिए चाइना पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और चाइना को तबाह होने में 1 साल नहीं लगेगा, पूरी इकोनॉमी एकदम से ढह जाएगी। मेन अभी जो इस वक्त जो आपकी ये डॉलर इकोनॉमी है, ये हर तरीके से डिपेंडेंट बना रही थी हर किसी देश को। सर डॉलर की जो डोमिनेंस है वो दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही है। अभी दुनिया के बहुत सारी जो देश हैं वो डॉलर का विकल्प ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई लोग काफी देश अपने करेंसी में भी व्यापार करने लगे, लोकल करेंसी में व्यापार हो, जैसे इंडिया ने जो है रशिया के साथ रशिया रूबल, ईरान के साथ रुपये रूबल मैकेनिज्म जो है एस्टेब्लिश किया है। परंतु एक वैश्विक रूप से किसी भी करेंसी को ऊपर आ पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, कुछ समय लगेगा, लेकिन एक समय पे आके चीजें बेहतर होंगी और बदलेंगी। इस तरह से भारत सरकार का यूपीआई है, ये आगे जाके काफी आपको एक तरह से डोमिनेंस प्रोवाइड करवा सकता है। समय लगेगा इसमें, ये मुद्दा थोड़ा दूसरा हो जाएगा। हम मुद्दे से ना हट के मुद्दे से ना हट के वो सीधे मुद्दे पे ही चलते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ताइवान का हम अगर माने तो इस तरह का कुछ नहीं है। अभी ताइवान का जो मेन रिसोर्सेस माने तो वहाँ की टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, बस ताइवान के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चाइना अगर ताइवान पे कब्जा करता है तो इन रिसोर्सेज पे कब्जा करने के बाद चाइना का डोमिनेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी लड़ाई डोमिनेंस की है, वही चीज। तो आज फ्यूचरिस्टिक जो रिसोर्सेस हैं, एक समय पे रिसोर्स हुआ करते थे ऑयल, आज ऑयल के पीछे कोई नहीं भागता। सेमीकंडक्टर आने वाले 30 सालों में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो ये रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। अमेरिका ने जब ऑयल के रिसोर्सेज पे देखा, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उसने पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर दिया, आपने देखा। उसी तरह से सेमीकंडक्टर पे जो राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा, ये आप बिल्कुल जान लीजिए। और यही एक कारण है जो कि चाइना को ताइवान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और नॉट इवन इन चाइना, दुनिया का हर देश जो है ताइवान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और वहाँ की टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से हम एक तरीके से कंक्लूजन में पहुंचना चाहें तो एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? सर कंक्लूजन की बात, हम अपने टॉपिक को कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे। अब जो चाइना जो एक सपना जो देख रहा था वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी पावर भारत 2 साल पहले भाग चुका था। 2 साल से ताइवान से बातचीत चल रही थी और बहुत सारे डेलीगेशंस की मीटिंग्स यहाँ पे हुई है। ताइवान में भी यहाँ का हमारे भारत के डेलीगेशन गए हैं। सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्रीज जो है यहाँ भी इस्टेब्लिश हो रही है। सर देखिए, जब एकाधिकार होता है तो डोमिनेंस होती है, लेकिन जब कंपटीशन आ जाता है तो डोमिनेंस खत्म हो। अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है और उसके बनाने वाले बहुत सारे हैं तो उसकी डोमिनेंस होना बहुत मुश्किल। तो चाइना जिस चीज की सपना देख रहा है कि मैं अकेला पूरी दुनिया पे जो है इस
सेमीकंडक्टर के सहारे जो है पूरी दुनिया पे डोमिनेंस करूंगा, तो ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत भी इस मार्केट में कूद चुका है। और अभी रिसेंटली आपको मैं जानकारी दूं तो अमेरिका ने $250 बिलियन का एक पैकेज रिलीज किया है, अनाउंस कर दिया है उसने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि आइए आप इंडस्ट्री लगाइए, आपको सब्सिडीज मिलेगी, बहुत सारे तरीकों से आपको जो है फैसिलिटेट किया जाएगा, जिसके लिए हमारे पास $250 बिलियन का बजट है और इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव एंड ह्यूज अमाउंट। तो अब वो चीजें हो पाना कि मैं ताइवान पे कब्जा कर लूं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे कब्जा कर लूं, फिर मैं पूरी दुनिया पे राज कर लूं, ये अब नहीं हो पाएगा, नहीं समझ पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जिन रिसोर्सेज की बात चाइना कर रहा है वो यूनिवर्सली अवेलेबल होने वाली है, बिल्कुल। तो इससे जो डोमिनेंस की बात वो सोच रहा है वो चीज अब पॉसिबल नहीं है। आप तो सोच रहे हैं कि हमला करें, युद्ध करें, और तो मैं आपको बताता हूँ ये लगभग साल 6 महीने साल भर कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, उसके बाद सारी चीजें जो है किनारे हो नॉर्मल हो जाएंगे, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। आप मीडिया में देखें तो बहुत सारे आपको जो है व्यूज, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि नहीं जी ऐसा कर लेगा, वो उस पर कब्जा कर लेगा, सब कुछ नहीं जो है उनकी आपसी जो है सैन्य ताकतों का कंपैरिजन होने लगता है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। सैन्य ताकतों का कंपैरिजन सर नंबर ऑफ वेपन्स, नंबर ऑफ फाइटर्स, नंबर ऑफ आर्मी, इन चीजों से कंपैरिजन नहीं कर सकते सर। आपने यूक्रेन की आर्मी को क्या समझा, रशिया के सामने क्या है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, उसके बाद भी उसने रशिया को 6 महीने तक टक्कर दे रहा है, और अगर इसी तरह से लड़ता रहा तो अगले 1.5 साल तक और टक्कर देगा। तो आप नंबर से काउंट नहीं कर सकते, किसी की भी ताकत नंबर से काउंट नहीं कर सकते सर। आज के टाइम में तो वैसे भी सब चीजें टेक्नोलॉजी, मैंने आपको क्या बोला सर, अभी अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि टैक्टिकल वॉरफेयर अब यूज नहीं होते, अब उन चीजों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, इकोनॉमिकल वॉरफेयर है, बहुत सारे वॉरफेयर के तरीके अब चेंज हो चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, स्पेस पे वॉर होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उन चीजों पे बिलीव नहीं, हाँ हम टेक्नोलॉजिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि देखिए सर हम जब इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारी इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए हमको जो है सैन्य रूप से जो है स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो अपनी सेना की ताकत को हम बढ़ाते रहें, वो अलग चीज है, अच्छी चीज है, बट अब वो चीजें यूज होती नहीं है। तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि बहुत ही रेयर में कभी क्योंकि ह्यूमन घटना घट जाए तो ही अपने डिफेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। कोई भी देश ह्यूमन लॉसेस को आप बेयर नहीं करना चाहिए, ये चीज है। बाकी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसमें इनों में होगा नहीं, बहुत बड़ा युद्ध होगा नहीं, इस चीज को तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध होगा और इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, वर्ल्ड वार हो जाएगी, ये चीज कुछ भी नहीं, इस चीज को आप बिल्कुल नजरअंदाज करें। बाकी बहुत सारी न्यूज आपको बहुत सारी मिलेगी, उन चीजों को आप देखते रहिए। ठीक है, करंट सिचुएशंस एंटरटेनमेंट के लिए सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ये चीजें होंगी, ये जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो इसी के साथ हम भी अपने टॉपिक को थोड़ा विराम दें। आपको कुछ हटके इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी कोशिश है कि समय समय पर हम आपको अच्छी जो है जानकारियाँ देते रहेंगे और एक्चुअल फैक्ट जो हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे, जिससे कि आपको भ्रमित होने की आवश्यकता न पड़े। इसी के साथ धन्यवाद।